हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, हम यहाँ पे करते हैं तैयारी सभी राज्यों के टीटी प्रश्न पत्रों की। और फिलहाल यहाँ पे तैयारी चल रही है डीएड बीटीसी के नेक्स्ट लेवल, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सीटेट की और उसके साथ में अदर स्टेट टीटीज़ की। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गणित के पेडागोजी के क्वेश्चन आंसर्स। तो बिना देर किए हुए शुरू करेंगे आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारा है, एक बच्चे ने नीचे दिखाए गए अनुसार दो संख्याएं घटाई है, यानी 83 को उन्होंने 27 से जो है वो माइनस किया है और उनका आंसर कहीं ना कहीं तो गलत आया, यानी कि 64 आया है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से भाई कौन सा कथन है जो कि बच्चे के घटाव को सीखने का बोध कराता है। तो देखिए यहाँ पे जो है बच्चा दो अंकों वाली संख्याओं को घटाव की प्रक्रिया तो जानता है, या फिर ये एक गलती है जो इसे बार बार अभ्यास करके सुधार किया जा सकता है, या फिर बच्चे को जो घटाव की प्रक्रिया है उसमें स्थानीय मान के बारे में जो है वो गलत धारणाएं हैं, या फिर बच्चा जानता ही नहीं कि भाई कैसे घटाते हैं। देखिए बच्चा तो जानता है कि भाई कैसे घटाते हैं, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, उससे जो है वो स्थानीय मान की जो समझ है ना वो नहीं है प्रॉपर। ठीक है, तो इसने ये जो घटाया है ना 83 - 27 इज टू 64, तो ये नहीं होता है भाई। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर है बच्चे का घटाने का, इसमें स्थानीय मान के बारे में जो है उसको गलत धारणाएं हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमसे कहता है कि भाई अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों में से कम क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यानी उल्टा फुल्टा दिया है यहाँ पे, यानी कि चारों ऑप्शंस जो है आपको सीक्वेंस में लगा के बताना है। तो पहला यहाँ पे दिया गया है कि भाई शिक्षण अधिगम के साथ जो है वो एकीकृत आकलन, दूसरा है शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन, तीसरा है आपका प्रगति रिपोर्ट का विकास, और चौथा है आपका बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार। देखिए यहाँ पे सबसे पहले में तो बता रहा है आपको कि भाई क्या करना है, शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप अपने हिसाब से जाइएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी चीज़ की प्लानिंग होती है, फिर उसका अरेंजमेंट करते हैं, है ना। तो योजना वाला जो ऑप्शन है वो ढूंढेंगे। योजना वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे प्रतिपुष्टि रिपोर्टिंग, प्रगति रिपोर्ट, योजना बनाना। तो सबसे पहले तो आपका योजना बनाना जो ऑप्शन है ये आपका पहले नंबर पे आ जाएगा, यानी कि इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहला ऑप्शन। ठीक है, पहले नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम जो है वो शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन करते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन। इसके बाद हम कुछ करते हैं तो वो है आपका क्यूमुलेटिव रिपोर्ट्स को तैयार कर रहे हैं, यानी कि प्रगति रिपोर्ट का विकास करना, रिपोर्ट कार्ड्स वगैरह बनाना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 में आ जाएगा। और वहीं लास्ट में भाई बच्चों के अधिगम की प्रगति की प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देना, ये सब रिपोर्टिंग करना और उसका संचार करना, ये आपका चौथे ऑप्शन पे आ जाएगा। तो सीक्वेंस से जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले आपका कौन सा आएगा, सेकंड वाला आएगा, है ना। तो सेकंड वाला किसी ऑप्शन में दिया है, देखिए दो ऑप्शन में दिया, ये दोनों तो निगलेक्ट हो जाएगा यहीं पे, ये दो ऑप्शन बचे। ठीक है, पहले ऑप्शन में ये है और दूसरे नंबर पे हमारा पहला ऑप्शन चल रहा है। तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे तो चौथा ऑप्शन आ गया, यहाँ पे जो है वो पहला है। तो आपका जो सी उत्तर है ना यही एकदम सही हो जाएगा। अब एग्जैक्टली यहाँ पे एक बार पढ़ के देख लेते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाएंगे और उसका संगठन करेंगे, फिर हम शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन करेंगे, फिर प्रगति रिपोर्ट का विकास करेंगे और फिर बच्चों के अधिगम प्रगति की जो उसकी फीडबैक रिपोर्टिंग है उसका हम संचार करेंगे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो भाई रोमन अंकों का उपयोग जो है वो आमतौर पे हिंदू अरेबिक जो अंकों वाली संख्याएं होती है उसके लेखन में क्यों नहीं किया जाता है, पूछा है भाई क्यों नहीं किया जाता है। तो देखिए रोमन अंकों का उपयोग जो करके उनकी संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है, बहुत टफ कार्य है, ऐसा कहते हैं ये। भाई बच्चे को अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों के प्रति जो है वो भ्रम हो जाता है, या फिर रोमन अंक का जो स्थानीय मान का नियोजन है वो नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल है, या फिर रोमन अंकों को याद करना ही मुश्किल है। देखिए मुझे सबसे इजी तो लगता है कुछ अगर है तो फिर रोमन अंक ही है। तो रोमन अंकों का उपयोग करके जो आमतौर पे हिंदू अरेबिक जो अंक वाली संख्याएं हैं इसके लेखन में जब उपयोग नहीं किया जाता है हमें पूछा है, तो इसी का आंसर हम देंगे कि भाई रोमन अंक की जो स्थानीय मान है ना इसका नियोजन ये लोग नहीं करते हैं, और इसीलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। मतलब उसको लिख के अगर आपको प्लस माइनस करना है तो वो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन हाँ लर्न करने के लिए सबसे ईजी कोई है तो यही है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। कि लेखन में इसको क्यों नहीं यूज़ करते हैं, तो भाई इसीलिए क्योंकि उसको यूज़ करके जो है वो गणना करना
कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक शिक्षक जो है वो अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुएं, भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है। तो इसके ऑप्शंस भी आइए देख लेते हैं। आधा क्वेश्चन तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, लेकिन आधा क्वेश्चन यहाँ है, यानी कि अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है। तो देखिए, जब एक शिक्षक, यहाँ पे आपका पूरा क्वेश्चन मैं रिपीट करती हूँ आपके लिए कि भाई एक शिक्षक जब अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों और अपने शब्दों में समझाने के लिए जो भाई प्रोत्साहित करता है, तो अपने छात्रों के लिए ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या हो सकता है। तो देखिए, ऑप्शंस यहाँ पे आपके दिए हैं कि भाई यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी भी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है, या फिर ये एक उपयोगी गतिविधि है जो कि एक बच्चे को आकारों का परिचय कराती है। ये एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिससे आकार की जो अवधारणा है इसे पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है, या फिर बच्चे जो है अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वे डमशराज वगैरह खेलने का आनंद लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से कि भाई एक शिक्षक जो है अपनी कक्षा में बच्चों के लिए उनके परिवेश में मौजूद वस्तुएं और उनके भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए जो है वो मोटिवेट करते हैं, यानी प्रोत्साहित करते हैं। तो इसके पीछे शिक्षक का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये यही है कि भाई बच्चों को जो है ना वो अनौपचारिक रूप से किसी भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देना चाहता है और उनके आकारों के बारे में उनकी समझ को क्या करना चाहता है, डीप नॉलेज देना चाहता है, गहन समझ जो है वो बनाना चाहता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भाई एक अशिक्षित दुकानदार है, एक इलिटरेट शॉपकीपर है, उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो गणित है वो कैसा होगा। वो अस्पष्टता या फिर बहुत ही कम स्तर की शुद्धता उसमें पाई जाएगी, या फिर उसके संबंधित जो भी समस्याएं हल करना होगा, प्रॉब्लम्स वगैरह जो सॉल्व करनी होगी, उसमें वैकल्पिक रणनीति यानी कि ऑप्शनल स्ट्रेटेजी के रूप में जो है वो कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए, या फिर गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, या फिर सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। देखिए, जो इलिटरेट शॉपकीपर है उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित की जो संबंधित समस्याएं हैं उसको हल करने में वो क्या होगी, एक स्ट्रैटेजी के रूप में ये काम करेगा। उसके लिए एक ऑप्शनल स्ट्रैटेजी के रूप में ये जो है वो कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए इसकी। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ना यही आपका बिल्कुल सही है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे तो एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के लिए एक विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए। अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखें ताकि वे एक दूसरे से सीख सके, या फिर कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करके और उन्हें उच्च क्षमता वाले बच्चों को जो है वो जटिल यानी हार्ड जो है वो क्वेश्चन आंसर्स देके, गृह कार्य होमवर्क वगैरह देके उस रूप में, या फिर एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रख के और उनकी क्षमताओं के अनुसार प्रश्न देके, या फिर एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रख के। तो आपका कहना क्या है कि यहाँ पे क्या करना है। देखिए, यहाँ पे पूछा है कि भाई एक शिक्षक जो है उसको गणित कक्षा में बच्चों को एक विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए, यानी कि एक सिंगल जो विषय समूह है उसको कैसे संभालेंगे। तो एक ही शिक्षक को जब गणित कक्षा में बच्चों के एक ही विषय समूह को, अगर अलग अलग क्षमताओं वाले जो बच्चे हैं उनको हम एक साथ समूहित रखेंगे, यानी कि जो डिफरेंट एबिलिटी वाले स्टूडेंट है उनको गैदर कर लो एक जगह पे और फिर उनको एक साथ रख दो, ठीक है ना, ताकि वो क्या करें, एक दूसरे से जो है वो सीख सके। कुछ मेरा गलत है तो कुछ तुम्हारा गलत है, हम दोनों एक दूसरे से सीख सकते हैं, है ना। तो यही हमको वहाँ पे अप्लाई करना है। तो अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को जो है वो एक साथ समूहित करना ताकि वो एक दूसरे से सीख सके। गलती से भी डी ऑप्शन मत मार के आइएगा कि भाई एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रख के, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे डिफरेंट कैपेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स को क्या करेंगे, हम गैदर करके एक ही रूप में रख देंगे ताकि जो है वो बच्चे, किसी को अगर कम आता है किसी को ज़्यादा आता है तो वो एक दूसरे से जो है वो लर्न आउट कर सके। तो ए ऑप्शन आएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। तो भाई गणित में सीखने के प्रतिफल इसके लिए जो भाई विकसित किए गए हैं ताकि बच्चों द्वारा हासिल किए जाने वाले कक्षावर दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जा सके, वर्ष की अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जा सके, गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जा सके, या फिर विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धियां बढ़ाई जाएं। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि भाई गणित में सीखने के लिए प्रतिफल, यानी कि इसके लिए जो विकसित किए गए हैं प्रतिफल वो क्या है, बच्चों द्वारा जो हासिल किए जाने, जो मतलब वो हासिल करेंगे, उनकी जो कैपेबिलिटी है, उनकी जो स्किल्स है उसको हमको क्या करना है, डिफाइन करना है, यानी कि जो उनकी कक्षावर दक्षता है और कौशल है उसको हमको जो है वो
परिभाषित करना है। तो यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन है ना, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षा और दक्षता, यानी कि क्या उनकी जो कैपेसिटी है और कौशल यानी कि आपका स्किल, इसको क्या करना है, परिभाषित किया जा सके यानी कि डिफाइन किया जा सके। तो ए ऑप्शन आपका जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। बात करेंगे यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से भाई कौन सा एक कक्षा में हो रहा एक कार्य गतिविधि है? बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना, बच्चों का अन्वेषण में लगना, शिक्षक समझाते हैं कि भाई प्रश्न को कैसे हल करना, या फिर बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन करना। देखिए कक्षा में कार्य हो रहा है ऐसा बताना है, तो भाई कौन सा सबसे बेस्ट है? तो सबसे बेस्ट तो यही कि भाई कक्षा में जो बच्चा है वो अन्वेषण में लगा हुआ है, कुछ खोज करने में लगा हुआ है, कुछ सर्च आउट करने में लगा हुआ है, कुछ एक्टिविटी में लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो बी ऑप्शन है यही डिनोट करता है कि भाई क्या है, कक्षा में जो है वो गतिविधि हो रही है, एक्टिविटी हो रही है, कार्य चल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? तो नहीं को कर लेंगे अंडरलाइन। संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, समूह बनाना, एक एक संगतता या फिर क्रमबद्धता। देखिए यहाँ पे बात करते हैं बच्चों के बीच अगर गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए संख्या नाम यादृच्छिक रूप से अगर पढ़ते हैं हम, खाली भाई याद कर लिया उसको पढ़े जा रहे हैं खाली बस, और कुछ आता जाता नहीं उसमें, तो ये क्या है, पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए ये क्या है, आवश्यक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमें पूछा कि क्या आवश्यक नहीं है, तो यही आवश्यक नहीं है, बाकी सब आवश्यक है। समूह बनाना भी इम्पॉर्टेंट है, एक एक संगतता भी इम्पॉर्टेंट है और क्रमबद्धता भी। तो क्या नहीं इम्पॉर्टेंट है, वो संख्या नाम को यादृच्छिक रूप से भाई पढ़ना, खाली मतलब बोलते हैं ना दे दिया गया उसको पढ़े जा रहे हैं, कुछ उसमें बोलते हैं ना हम किस गली चले जा रहे हैं पता नहीं कौन सा ठिकाना नहीं, वही वाली हाल है यहाँ पे। तो चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। हमारे यहाँ पे एक बच्चे से ये पूछने के भी भाई क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुणे चौड़ाई का उत्तर दे दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? बच्चा सही कह रहा है, क्योंकि क्षेत्रफल की जो होता है क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, बट ऑफ कोर्स होता है। बच्चा जो है वो क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच में उलझ रहा है, या फिर बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, या फिर बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है। देखिए सबसे बेस्ट इसकी अवधारणा क्या है जो बच्चे की, वो है कि देखिए क्षेत्रफल की अवधारणा से संबंधित जो बच्चे की समझ है इसके बारे में हम ये बोल सकते हैं कि भाई बच्चा जो है इसने कभी ना कभी जो है वो बंद आकार के क्षेत्रफल को सामान्य विचार से उसने आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है, और इसीलिए वो जो है वो इसे बता रहा है कि भाई जो क्षेत्रफल क्या है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई उसने बता दिया कि उसने कभी ना कभी इसको यूज़ किया है इसी वजह से। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।